हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय नर्सिंग ग्लोबल चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जनरल नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नर्सिंग में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल बेसिक नर्सिंग पढ़ेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नर्स को मरीज को ओरल मेडिकेशन देना है, सबसे पहले क्या कदम होगा? बताइए, एक नर्स को मरीज को ओरल मेडिकेशन देना है, सबसे पहला कदम क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए है हमारा दवा देने के बाद हस्ताक्षर करना। ऑप्शन बी है हमारा दवा देने से पहले मरीज की पहचान की पुष्टि करना। ऑप्शन सी हमारा दवा मुंह में रख देना। ऑप्शन डी हमारा पानी देना। तो बताइए, एक नर्स को मरीज को ओरल मेडिकेशन देना है तो सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या करेगी नर्स? बताइए, अगर नर्स कोई पेशेंट को ओरल मेडिकेशन दे रही है, कुछ टैबलेट खिला रही है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा नर्स का? बताइए, नर्स क्या करेगी सबसे पहले? तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? जिनको भी आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो प्लीज बताइए, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये जरूर बताइएगा आप लास्ट में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवा देने से पहले मरीज की पहचान की पुष्टि करना है। क्या करना है? नर्स को दवा देने से पहले मरीज की पहचान की पुष्टि करना जरूरी है, ठीक है। मरीज की पहचान की पुष्टि करना जरूरी है। नर्स को ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन कौन से पेशेंट को देना है और पेशेंट की एज कितनी है, उस पेशेंट की, उस पेशेंट का नाम क्या है। सही से नाम एज पेशेंट की देखना है, उसके बाद ही आपको दवा देनी है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। दवा देने से पहले मरीज की पहचान सुनिश्चित करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, मरीज को आईवी फ्लूइड लगाते समय नर्स को क्या जांचना चाहिए? बेसिक नर्सिंग है दोस्तों ये, तो अच्छे से समझ लीजिए। और ये तो बेसिक है, सबको पता होंगे, पर फिर भी एक बार इनको पढ़ लीजिए। आपको पता होने चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप भी फ्यूचर नर्सिंग बनने वाले हैं तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फ्यूचर नर्सिंग स्टाफ आप भी बनने वाले हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मरीज को आईवी फ्लूइड लगाते समय नर्स को क्या जांचना चाहिए? बताइए, क्या जांचेगी नर्स? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फ्लूइड एक्सपायरी डेट। ऑप्शन बी है हमारा फ्लूइड बॉटल लीकेज। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ड्रिप रेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी। तो बताइए, मरीज को आईवी फ्लूइड लगाते समय नर्स को क्या जांचना चाहिए? क्या जांचेगी नर्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, फ्लूइड की एक्सपायरी डेट जांचना भी जरूरी है, फ्लूइड बॉटल लीकेज हो रही है या नहीं ये जांचना भी जरूरी है, ड्रिप रेट, ड्रिप की रेट जांचना भी जरूरी है, कितनी रेट पर चल रही है ड्रिप ये जांचना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मरीज को आईवी फ्लूइड लगाते समय नर्स को क्या जांचना चाहिए? तो ये सभी जांचने चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका, फ्लूइड की एक्सपायरी, लीकेज और ड्रिप रेट चेक करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर कितने समय तक रखा जाता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आईएमपी पर टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बताइए, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर कितने समय तक रखा जाता है? कितने समय तक रखना चाहिए बताइए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट? कितने मिनट रखते हैं? 4 मिनट तो ऑप्शन ही नहीं इसमें, सॉरी। कितने मिनट तक रखेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट? कितने मिनट तक रखेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 मिनट, कितने? 3 मिनट रखेंगे, ठीक है। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर थर्मामीटर 3 मिनट तक रखा जाता है, ठीक है। रेक्टल पर कितनी देर तक रखा जाता है? तो 3 मिनट तक रखा जाता है थर्मामीटर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पल्स की जांच के लिए कौन सी आर्टरी सबसे सामान्य प्रयोग की जाती है? ये तो सभी को पता होगा। बताइए पल्स की जांच के लिए कौन सी आर्टरी सबसे सामान्य प्रयोग की जाती? कौन सी आर्टरी को सबसे सामान्य प्रयोग की जाती? तो ऑप्शन ए है रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी हमारा ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी है फीमोरल आर्टरी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कौन सी आर्टरी चेक करते हैं पल्स के लिए ज्यादातर? बताइए सामान्यतः कौन सी आर्टरी प्रयोग करते हैं? बताइए कौन सी आर्टरी का प्रयोग करते हैं सामान्यतः? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रेडियल आर्टरी से पल्स आमतौर पर ली जाती है। ठीक है, क्या है? रेडियल आर्टरी पे पल्स आमतौर पर लेते हैं। ठीक है, हाथ में होती है रेडियल आर्टरी। कहाँ होती? हमारी कलाई जो है वहां पर होती है, रिस्ट, रिस्ट बोलते हैं जिसे, कलाई जो है वहां पर होती है रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, बीपी मापते समय कफ को कितने mmHg तक इन्फ्लेट किया जाता है? बताइए बीपी मापते समय कफ को, जो बीपी मापते हैं ना, जो कफ होता है जिसमें प्रेशर बनता है, तो उस कप को कितने mmHg तक इन्फ्लेट किया जाता है? कितने mmHg तक इन्फ्लेट करते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा 80 mmHg, ऑप्शन बी हमारा 120 mmHg, ऑप्शन सी हमारा पल्पेट सिस्टोलिक से 30 mmHg अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा 200 mmHg हमेशा। तो बताइए कितने mmHg तक इन्फ्लेट किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कप को कितने mmHg तक इन्फ्लेट करते हैं? बताइए जल्दी। बीपी नहीं पूछ रहा है, बीपी का इन्फ्लेट करने का पूछ रहा है। कितने mmHg तक इन्फ्लेट किया जाता है कप को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पल्पेट सिस्टोलिक से 30 mmHg अधिक। कितना? 30 mmHg अधिक। ठीक है, 30 mmHg अधिक तक इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक है, पल्पेट सिस्टोलिक से 30 mmHg अधिक इन्फ्लेट किया जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। ठीक है, पल्पेट सिस्टोलिक से 30 mmHg अधिक इन्फ्लेट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताइए इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्लव्स, ऑप्शन बी है मास्क, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी एप्रॉन। तो बताइए इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? क्या है सबसे प्रभावी तरीका? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैंड वॉशिंग। क्या हो जाएगा? हैंड वॉशिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैंड वॉशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल में हैंड वॉशिंग सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, बेड बाथ देते समय कौन सी बॉडी पार्ट सबसे पहले साफ किया जाता है? बताइए बेड बाथ देते समय कौन सी बॉडी पार्ट सबसे पहले साफ किया जाता है? बताइए जब आप बेड पर किसी पेशेंट को नहलाते, बेड पर नहलाते ना, स्पंजिंग करते हैं जिसे बोलते हैं स्पंजिंग करना, तो बताइए जो बेड बाथ करते हैं तो उस समय बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले साफ किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा आर्म, ऑप्शन बी है फेस, ऑप्शन सी है हमारा लेग्स, ऑप्शन डी है बैक। तो बताइए बेड बात करते समय बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले साफ किया जाता है? कौन सा पार्ट सबसे पहले साफ करते हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फेस।
सबसे पहले क्या साफ करते हैं? फेस को साफ करते हैं, ठीक है। बेड बाथ में सबसे पहले साफ किया जाता है फेस, ठीक है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप आईएमपी में टिक कर लीजिएगा, ओके। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए, एक नर्सिंग स्टाफ को ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या साफ किया जाता है? फेस साफ किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, माउथ केयर कब दी जाती है? बताइए कब दी जाती है इनमें से? तो ऑप्शन ए है हमारा केवल सुबह, ऑप्शन बी है हमारा केवल रात में, ऑप्शन सी है दिन में 2 बार या फिर जरूरत के अनुसार, ऑप्शन डी है केवल फीवर में। तो बताइए माउथ केयर कब दी जाती है? कब देते हैं माउथ केयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिन में 2 बार या जरूरत के अनुसार माउथ केयर दी जाती है, ठीक है। दिन में 2 बार दे सकते हैं या फिर जरूरत के अनुसार दी जाती है, ठीक है। माउथ केयर दिन में 2 बार या जरूरत अनुसार दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, यूरिन कैथेटराइजेशन के बाद क्या करना आवश्यक है? बताइए यूरिन कैथेटराइजेशन के बाद क्या करना आवश्यक है? जब आप कैथेटर लगाते हैं किसी पेशेंट को यूरिन के लिए, तो क्या करना आवश्यक है उसके बाद? कैथेटर लगाने के बाद क्या करना आवश्यक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए है हमारा बैलून इन्फ्लेट करना, ऑप्शन बी है हमारा ब्लेडर वॉश करना, ऑप्शन सी हमारा यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैथेटर तुरंत निकालना। तो बताइए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यूरिन कैथेटराइजेशन के बाद आपको यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है। कैथेटराइजेशन के बाद यूरिन आउटपुट रिकॉर्ड करना चाहिए, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, एनीमा देने का उद्देश्य क्या होता है? बताइए एनीमा क्यों देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए एनीमा देने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है, क्यों देते हैं एनीमा? इनमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेट दर्द बढ़ाना, पेट दर्द बढ़ाने के लिए देते हैं क्या एनीमा? ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा स्टूल निकालना और वॉवेल साफ करना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हमारा फ्लूइड कम करना, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इन्फेक्शन फैलाना। तो बताइए एनीमा का क्या उद्देश्य है? एनीमा का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या होता है एनीमा का उद्देश्य? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनीमा क्यों देते हैं? स्टूल निकालने के लिए, ठीक है। स्टूल निकालना और बॉवेल साफ करने के लिए एनीमा दिया जाता है। एनीमा का उद्देश्य है स्टूल निकालना और बॉवेल साफ करना, ठीक है। एनीमा का उद्देश्य है वॉवेल साफ करना, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड कंप्रेस कब दी जाती है? बताइए कोल्ड कंप्रेस कब दी जाती है? तो ऑप्शन ए है फीवर में, ऑप्शन बी हमारा हाइपोथर्मिया में, ऑप्शन नंबर सी हमारा लो बीपी में, ऑप्शन डी है हेडेक में। तो बताइए कोल्ड कंप्रेस कब दी जाती है? कोल्ड कंप्रेस कब देते हैं? कब देते हैं बताइए? तो कोल्ड कंप्रेस जो है वो फीवर में दी जाती है। कब दी जाती है? फीवर में, ठीक है। फीवर में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फीवर में, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस फीवर में दी जाती है। बुखार आता है ना तो कोल्ड पट्टी रखते हैं, ठंडी पट्टियां रखते हैं ना, तो वही कोल्ड कंप्रेस फीवर में दी जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा
12 क्वेश्चन है हमारा, हॉट फर्मेंटेशन का तापमान कितना होना चाहिए? बताइए हॉट फर्मेंटेशन का तापमान कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस या 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस? कितना होना चाहिए बताइए हॉट फर्मेंटेशन का तापमान? बताइए कितना होना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 टू 50 डिग्री, कितना? 45 टू 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉट फर्मेंटेशन 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस पर दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन थेरेपी देते समय क्या जरूरी सावधानी रखनी चाहिए? बताइए ऑक्सीजन थेरेपी देते समय क्या जरूरी सावधानी रखनी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नियर फायर ना रखें, ऑप्शन ए है नियर फायर ना रखें, ऑप्शन बी है कॉटन प्लग लगाएं, ऑप्शन सी है हमारा सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखें, ऑप्शन नंबर डी हमारा मास्क को बार बार हटाएं। तो बताइए ऑक्सीजन थेरेपी देते समय क्या जरूरी सावधानी रखनी चाहिए? क्या जरूरी सावधानी रखेंगे इनमें से बताइए? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नियर फायर ना रखें। क्या करना है? ऑक्सीजन थेरेपी देते समय किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं आप, तो उस समय नियर फायर ना रखें, आग की चीजें कोई भी ना रखें वहां। ठीक है, आग वाली चीज कोई भी ऑक्सीजन थेरेपी के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन को आग से दूर रखें। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए सर्जिकल ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? कौन सा कार्य किया जाता है बताइए? तो ऑप्शन ए है स्टेराइल ग्लव्स पहनना, ऑप्शन बी हमारा ड्रेसिंग ट्रॉली तैयार करना, ऑप्शन सी है बाउंड खोलना, ऑप्शन डी है बैंडेज लगाना। तो बताइए सर्जिकल ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? कौन सा कार्य किया जाता है बताइए? तो ये तो पता चल गया होगा आपको, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रेसिंग ट्रॉली तैयार करना है सबसे पहले क्या करना है? ड्रेसिंग अगर आपको करनी है, सर्जिकल ड्रेसिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ड्रेसिंग ट्रॉली तैयार करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, ड्रेसिंग ट्रॉली तैयार करना पहला कदम है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? बताइए स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना, ऑप्शन बी है केवल बैक्टीरिया को मारना, ऑप्शन सी है हमारा केवल वायरसेस को हटाना, ऑप्शन डी है केवल फंगस को मारना। तो बताइए स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है बताइए स्टेरिलाइजेशन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेविंग में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? बताइए ऑटोक्लेविंग में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 121 डिग्री सेल्सियस,
ऑप्शन नंबर डी है हमारा 150 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए ऑटोक्लेविंग में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईएमपी में टिक कर लीजिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी आईएमपी है, तो वेरी आईएमपी में टिक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बताइए ऑटोक्लेविंग में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? किस तापमान पर करते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 121 डिग्री सेल्सियस। कितना? 121 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ठीक है। 15 एलबीएस प्रेशर 15 टू 20 मिनट। कितना? 15 एलबीएस प्रेशर या फिर 15 टू 20 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या शामिल है? बताइए इन्फेक्शन प्रिवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है हैंड हाइजीन, ऑप्शन बी है पीपीई ग्लव्स मास्क, ऑप्शन सी है हमारा सेफ वेस्ट डिस्पोजल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? इन्फेक्शन प्रिवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंड हाइजीन, पीपीई ग्लव्स मास्क और सेफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, ये सभी इसके राइट आंसर है, ठीक है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हाइजीन, पीपीई, वेस्ट डिस्पोजल सब शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट पोजिशनिंग करते समय डेक्यूबिटस अल्सर रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पेशेंट पोजिशनिंग करते समय डेक्यूबिटस अल्सर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? तो ऑप्शन ए है बार बार पोजीशन बदलना, ऑप्शन नंबर बी हमारा कठोर बेड सीट रखना, ऑप्शन सी है पेशेंट को एक ही पोस्चर में रखना, ऑप्शन डी है सोप अप्लाई करना। तो क्या करेंगे बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पेशेंट को, अगर पेशेंट को अल्सर ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट की बार बार पोजीशन बदलनी होगी, ठीक है, पेशेंट की स्थिति चेंज करनी होगी। कभी उस पेशेंट को इस करवट लेटाना है तो कभी उस करवट लेटाना है, तो कभी सीधे लेटाना है तो कभी बिठाना है, थोड़ा ऐसी कोशिश करनी है, ठीक है। तो बार बार पोजीशन बदलना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बार बार पोजीशन बदलना, ठीक है। हर 2 घंटे में पोजीशन बदलने से अल्सर नहीं बनता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, बैक केयर का उद्देश्य क्या है? बताइए बैक केयर का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कंफर्ट और सर्कुलेशन बढ़ाना, ऑप्शन बी है पेशेंट को थकाना, ऑप्शन सी है स्किन इन्फेक्शन कराना, ऑप्शन डी है बेड शीट गंदी करना। तो बताइए बैक केयर का उद्देश्य क्या है? क्या है बैक केयर का उद्देश्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कंफर्ट और सर्कुलेशन बढ़ाना। क्या हो जाएगा? कंफर्ट और सर्कुलेशन बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक केयर का उद्देश्य है कंफर्ट और सर्कुलेशन बढ़ाना, ठीक है। बैक केयर कंफर्ट और सर्कुलेशन के लिए होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 21 क्वेश्चन है हमारा, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंजर्शन के लिए पेशेंट की स्थिति क्या होती है? इनमें से बताइए कौन सी स्थिति में नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंजर्शन के लिए पेशेंट की स्थिति कौन सी होती है? कौन सी होती है इनमें से? मतलब जो नाक में खाने के लिए जो नली डालते हैं ना, उसकी बात हो रही, ठीक है। जब आप नाक में खाने के लिए, जो पेशेंट कोमा में होते हैं या फिर बेहोश होते हैं, उन पेशेंटों को क्या करते हैं? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो नाक में जो नली डलती है खाने के लिए, जो फ्लूइड के द्वारा खिलाया जाता है उनको, ठीक है, मतलब कि तरल पदार्थ के द्वारा खिलाया जाता है पेशेंट को, ठीक है। डायरेक्ट पेट में ही जाता है। अगर नाक में आप नली डाल देंगे तो जो भी खाना आप देंगे नली के द्वारा, तो वो डायरेक्ट पेट में जाएगा पेशेंट को, ना ही चबाने की झंझट, ना ही कुछ करने की झंझट, डायरेक्ट पेट में खाना चला जाएगा, ठीक है।
तो बताइए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंजर्शन के लिए पेशेंट की स्थिति क्या होती है, क्या होती है इनमें से? तो ऑप्शन ए है सुपाइन, ऑप्शन बी है हमारा फॉबलर्स पोजीशन, ऑप्शन सी हमारा प्रॉन, ऑप्शन डी है लेटरल। तो बताइए इनमें से कौन सी स्थिति में रखते हैं पेशेंट को, तब आप नाक में नली डालते हैं। बताइए कौन सी स्थिति में रखेंगे तभी नली डलाएगी नाक में। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आगे चल के ये क्वेश्चन के बारे में आपको काफी नॉलेज हो जाएगा, आप किसी को भी बेधड़क बता सकते हैं। इंटरव्यू में आप फेल नहीं होंगे, ये तो पता है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो कभी भी आप नर्सिंग इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इन इंटरव्यू में कभी फेल नहीं हो सकते। आज का जो वीडियो है नर्सिंग इंटरव्यू के लिए वीडियो है, ठीक है। अगर आप कहीं नर्सिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक आपके लिए है, ठीक है। अगर आप बेसिक जानकारी रखेंगे नर्सिंग की तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू में पास ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है, अगर आप ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है। जरूर आपका इंटरव्यू पास होगा, इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे आप, है ना। तो बताइए कौन सी स्थिति होगी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉबलर्स पोजीशन, कौन सी? फॉबलर्स पोजीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉबलर्स पोजीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनजी ट्यूब मतलब कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए फॉबलर्स पोजीशन दी जाती है, कौन सी? फॉबलर्स पोजीशन दी जाती है, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। फॉबलर्स पोजीशन मतलब कि पेशेंट सीधा लेटा होता है और गर्दन थोड़ी नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। गर्दन आपकी पीठ की तरफ झुकी होती है थोड़ी, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले क्या करना चाहिए? बताइए ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है फ्लो मीटर चेक करना, ऑप्शन बी है मास्क धोना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन बंद करना, ऑप्शन डी है पेशेंट से बात ना करना। तो बताइए इनमें से क्या करेंगे? ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले क्या करना चाहिए, बताइए आपको क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली फ्लो मीटर चेक करना है आपको। क्या करना है? ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? फ्लो मीटर को चेक करना है, उसके बाद ही मास्क लगाना है, ठीक है। ऐसे ही मत लगा देना, नहीं तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है। फ्लो मीटर चेक करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्क लगाने से पहले फ्लो मीटर चेक करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, सक्शन करते समय सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए एडल्ट में? बताइए सक्शन करते समय सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए एडल्ट में? एडल्ट का पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 50 mm Hg, ऑप्शन बी है हमारा 80 mm Hg, ऑप्शन सी 100 to 120 mm Hg, ऑप्शन डी हमारा 200 mm Hg। तो बताइए सक्शन प्रेशर इनमें से कितना होगा, कितना होगा इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 100 to 120 mm Hg। कितना? 100 to 120 mm Hg होना चाहिए एक एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट का पूछा है तो एडल्ट का 100 to 120 mm Hg होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। एडल्ट सक्शन प्रेशर 100 to 120 mm Hg होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते समय एक्सल्ट एयर में कितनी % ऑक्सीजन होती है? बताइए माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते समय एक्सल्ट एयर में कितनी % ऑक्सीजन होती, कितनी % होती है? जब आप मुंह से किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपने मुंह से किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो बताइए उसमें एक्सल्ट एयर कितनी % ऑक्सीजन होती है? तो बताइए एक्सल्ट एयर में कितने % ऑक्सीजन होती है? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 16%, ऑप्शन डी है 21%, मतलब 21%। बताइए कितनी % होती है?
राइट आंसर क्या हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16%, 16%। कितना? 16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल्ड एयर में 16% ऑक्सीजन होती है। कितनी? एक्सेल्ड एयर में 16% ऑक्सीजन होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीदिंग का अनुपात क्या है? सिंगल रेस्कर, बताइए। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथिंग का अनुपात क्या है? कितना है अनुपात? बताइए। इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताइए कितना होता है? चेस्ट कंप्रेसर, जब आप सीपीआर देते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, तो उसमें रेस्क्यू ब्रीथिंग का अनुपात बताइए। रेस्क्यू ब्रीथिंग का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए है 15:1, ऑप्शन बी है 15:2, ऑप्शन सी है 30:2, ऑप्शन डी है हमारा 20:2। तो बताइए कितने अनुपात होता है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30:2। कितना? 30:2 हो जाएगा। ठीक है, 30:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीआर रेशियो 30:2 सिंगल रेस्कर होता है। ठीक है, सिंगल रेस्कर में कितना? 30:2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।